दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल छुपा हुआ साच में। मैं हूं मनोज और आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने मेरे जैसे हजारों लोगों का रात में अकेले ट्रक चलाना छोड़वा दिया। ये कहानी है 3 ट्रक ड्राइवरों की, एक खतरनाक घाटी की और एक ऐसी आत्मा की जो अपने बदले के लिए वक्त को भी कैद कर सकती है। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। सिक्किम नाथुला दर्रे के पास एक पुराना रूट था। इस जगह को स्थानीय लोग कहते हैं लंगसू रोड, एक ऐसा पहाड़ी रास्ता जो अब बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां हर साल कोई न कोई ट्रक गायब हो जाता था। सिर्फ ट्रक नहीं, ड्राइवर भी। ना शव मिलते थे, ना सबूत। बस रह जाती थी एक अजीब आवाज और एक टूटी हुई रेडियो से आती महिला की हंसी। रणदीप 40 साल का बुजुर्ग और अनुभवी ड्राइवर था। कैलाश 35 साल का मजाकिया लेकिन सतर्क आदमी। विवेक 28 साल का नया लेकिन तेज दिमाग वाला नौजवान। तीनों ड्राइवर थे सिक्किम जल विद्युत निगम के कॉन्ट्रैक्ट पर। समान ट्रक, समान माल और एक ही मंजिल, लोचन हाइड्रो प्लांट। दिन था 20 जुलाई और रात में मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, अत्यधिक वर्षा और लैंडस्लाइड संभावित है। लेकिन सरकारी डेडलाइन की कोई छुट्टी नहीं होती। रात के 9 बजे कैलाश का फोन बजा। रणदीप, चलो निकलते हैं, बारिश आने वाली है, रास्ता पहले ही नरक है। कैलाश, ठीक है, विवेक को भी लाइन पर ले लो। तीनों ने तय किया कि वे रात 10 बजे लांगसू वेयरहाउस से एक साथ निकलेंगे। लेकिन जैसे ही तीनों ट्रक गोदाम से बाहर निकले, एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया। उसने मैकेनिक की जैकेट पहनी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। नहीं जाना, आज मत जाना उस रास्ते से, आज वो जागेगी। विवेक, कौन जागेगी? बूढ़ा, वो जो हर बारिश में लौटती है, वो तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार करती है। कैलाश हंसते हुए, अरे बाबा, ये ट्रक है, हॉन्टेड हवेली नहीं। रणदीप, ध्यान रखना बाबा, हम लौट आए तो तुमसे भूत का टोटका जरूर लेंगे। बूढ़ा आदमी बस एक ही बात दोहराता रहा। वो रेडियो से बुलाती है, मत जाना। रात के 10 बारिश शुरू। तीनों ट्रक निकल चुके थे। रणदीप सबसे आगे, उसके पीछे कैलाश और सबसे पीछे विवेक। बरसात तेज हो चुकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी अब कीचड़ और धुंध में खो रही थी। वॉकी टॉकी चालू थे। रणदीप, सब बढ़िया? कैलाश, बढ़िया तो नहीं, लेकिन जिंदा है। विवेक, मैं पहली बार इस रास्ते पर हूं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कैलाश, अरे डर मत, भूत से मिलवाने की फीस हम देंगे। रात के 10:41 से रहा था। जैसे ही ट्रक काली चट्टा मोड़ पर पहुंचे, रणदीप का ट्रक अचानक रुक गया। ब्रेक की तेज आवाज। विवेक, वॉकी टॉकी पर क्या हुआ सर? रणदीप, सामने कोई औरत खड़ी थी, लंबी सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ। कैलाश, कुछ नहीं दिखा भाई, तू ही कुछ देख रहा है। रणदीप ने खिड़की से झांका, पर बाहर कोई नहीं था। वो नीचे उतरा, छाता लेकर, और ट्रक के नीचे तक देखा। कुछ नहीं। बारिश तेज हो चुकी थी। हर पेड़, हर चट्टान मानो उसे घूर रही थी। वो वापस ट्रक में बैठ गया और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब उसकी आंखें बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कुछ साथ आ गया हो। अब रात के 11:20, वीरान ढाबा। तीनों ट्रक एक पुराने ढाबे के पास रुके। कभी यहां ट्रक ड्राइवरों की भीड़ होती थी, अब वीरानी थी। ढाबा बंद था, मगर अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रणदीप ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर एक बुढ़िया बैठी, कोयले की आंच पर कुछ पका रही थी। कैलाश, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बुढ़िया, मिलेगा, मगर पहले सुनो, क्यों आए हो इस रास्ते पर? विवेक, ड्यूटी है अम्मा, भूत प्रेत नहीं मानते। बुढ़िया, धीरे से, 5 साल पहले एक लड़की को इसी रास्ते में जिंदा जलाया गया था। वो लौटती है हर बारिश में। ट्रक वालों से उसका पुराना हिसाब है। कहती है एक अधूरी गुड़िया बाकी है, एक अधूरा न्याय। तीनों हंसे, लेकिन विवेक चुप था। बुढ़िया ने सूखा मटन परोसा। विवेक ने खाना अधूरा छोड़ा। बुढ़िया, जाओ, मगर अगर लौट सको
तो दोबारा इस ढाबे में मत आना। ढाबे से निकलते वक्त रणदीप की चाल थोड़ी धीमी हो गई थी। वो बुढ़िया की बातों को हंसी में तो ले चुका था, लेकिन उसके शब्द दिमाग में गूंज रहे थे। एक अधूरी गुड़िया, एक अधूरा न्याय। तीनों ट्रक वापस घाटी की ओर बढ़ गए। अब रात के 12 बजने वाले थे और बारिश ऐसी हो गई थी कि वाइपर बेकार लगने लगे। अब वे एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। तीनों ट्रक स्लिपरी घुमावदार मोड़ों से गुजर रहे थे। कभी कभी कोई जानवर चिल्लाता, कभी किसी टहनी की आवाज आती, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वॉकी टॉकी पर अजीब सी धीमी धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। विवेक धीरे से, सर, क्या आपने वॉकी पर कुछ सुना? कैलाश, हाँ, कोई और चैनल तो नहीं लग गया? रणदीप, शायद। चुप रहो, आगे एक पुराना पुल है, ध्यान से चलो। अब रात के 12 कर तेरनेट टूटा हुआ पुल था। तीनों ट्रक एक छोटे से पुल तक पहुंचे। पुराना, लकड़ी का बना हुआ, नीचे से बर्फीली नदी बह रही थी। रणदीप ने ट्रक रोका और नीचे उतरकर चेक किया। पुल टूटा नहीं था, लेकिन कमजोर जरूर था। कैलाश, वॉकी पर जैसे बचपन में पीपल के पेड़ के नीचे से भागते थे, बस वैसे ही भाग के पार हो जाना। रणदीप का ट्रक धीरे धीरे पुल से गुजरा। प्लैंक चटचटाए, पानी गरजा, लेकिन वो पार निकल गया। फिर कैलाश और फिर विवेक। तीनों ट्रक उस पुल को पार कर घने जंगल के मुहाने पर थे। अब रात के 12 कर 34 मिनट। कुछ लटका था उस पेड़ पर। जंगल की सड़क अब पतली हो चुकी थी। कैलाश, वॉकी टॉकी पर दाहिने तरफ पेड़ को देखो, कुछ लटक रहा है। तीनों ट्रकों की हेडलाइट उस पेड़ पर पड़ी और जैसे ही रोशनी साफ हुई, तीनों ने ब्रेक मारे। एक पेड़ से लटकी थी एक महिला की सफेद साड़ी, बारिश में फटी हुई, मगर लटक रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर बांधी हो। और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें गायब थी। रणदीप नीचे उतरा और पहली बार कुछ बदल गया। टॉर्च चलाकर उसने गुड़िया की ओर रोशनी की। गुड़िया धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। उसके ठीक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी आई। मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम भी नहीं जाओगे। रणदीप पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन उसके ट्रक की शीशे में सफेद साड़ी, लंबे बाल और आधा जला चेहरा। विवेक, सर, ट्रक में कोई है। रणदीप भागा, चढ़ा, लेकिन ट्रक अपने आप बंद हो चुका था। कैलाश ने ब्रेक छोड़े, लेकिन उसका ट्रक भी जगह से हिला नहीं। विवेक का ट्रक सबसे पीछे था और उसकी हेडलाइट अब झपक रही थी। वॉकी टॉकी पर फिर से आवाज आई, इस बार साफ। विवेक, रुक क्यों गए? तुम तो अच्छे थे ना, तुमने मुझे मारा क्यों? विवेक, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहली बार आया हूं। कैलाश, धीरे से, ये मेरी बीवी की आवाज जैसी लग रही है। विवेक के ट्रक में रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। और फिर अचानक चीख। ट्रक के शीशे पर एक औरत का चेहरा चिपका हुआ था, आंखें लाल, मुंह कटा हुआ, और अब वक्त थम चुका था। विवेक ने घड़ी देखी, रात के 3:12। रणदीप ने घड़ी देखी, रात के 3:12। कैलाश ने वॉकी टॉकी पर कहा, भाई कुछ गड़बड़ है, घड़ी वही अटकी है। तीनों बार बार एक ही मोड़ से गुजर रहे थे। सड़क नहीं बदल रही थी, हर बार वही पेड़, वही साड़ी, वही गुड़िया। रणदीप ने बोला, हम किसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ट्रक के ऊपर कोई था। विवेक ने शीशे में देखा, उसके ट्रक की छत पर कोई बैठा था। बाल उड़ रहे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर हाथों में वही गुड़िया थी। विवेक चिल्लाया, सर, सर, वो मेरे ट्रक के ऊपर है। अचानक ट्रक के रेडियो से फिर आवाज आई, मैं तुम तीनों में से किसी एक को नहीं छोड़ूंगी। और उसी वक्त ट्रक के चारों तरफ सरसराहट सी सुनाई दी। अब तीनों ड्राइवर अपने अपने ट्रक में कैद थे। दरवाजे लॉक, ट्रक बंद, स्टीयरिंग जाम। और उस जंगल में बारिश के बीच एक औरत हंस रही थी। गूंज ऐसी थी जैसे सारी घाटी उसी की आवाज दोहरा रही हो। वक्त रात के 3:52 पर थम चुका था और डर की असली शुरुआत अब हो चुकी थी।
तीनों ट्रक उसी जगह पर बार बार घूमकर लौट आ रहे थे। हर बार वही मोड़, वही पेड़, वही टूटी साड़ी और वही गुड़िया। रणदीप, हम किसी लूप में फंसे हुए हैं। ये जगह हमें छोड़ नहीं रही। विवेक डरते हुए, सर, कहीं ये मरने से पहले किसी का इंतजार तो नहीं कर रही? वॉकी टॉकी पर एक औरत की धीमी आवाज आई, रघु, अब तो चेहरा दिखा दो। कैलाश की सांस अटक गई। उसने वॉकी टॉकी हाथ से गिरा दी। रणदीप गुस्से से, तुम्हारा असली नाम क्या है? कैलाश। कैलाश धीरे से, रघु, रघुवीर सिंह। विवेक, मतलब वो आवाज तुम्हें ही बुला रही है। कैलाश कांपती आवाज में, 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक लड़की थी, कमला। हमने उसे जबरदस्ती ट्रक में बिठाया था। कहते थे शहर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा गंदा था। फ्लैशबैक, 5 साल पहले की घटना। एक डरावनी रात थी। रघु, अब का कैलाश, 2 और ट्रक ड्राइवरों के साथ एक 17 से 18 साल की लड़की को जबरदस्ती ट्रक में डाल लाया था। वो लड़की डर के मारे हाथ जोड़ती रही, भाई मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन वे तीनों शराब पी चुके थे। उनकी आंखों में दरिंदगी थी। रास्ते में लड़की ने खुद को ट्रक से निकालने की कोशिश की। झटटाई, लड़खड़ाई और ट्रक खाई में गिर गया। 2 ड्राइवर मरे। लड़की भी ट्रक के नीचे दबकर जलती रही। रघु, कैलाश बच गया कूदकर, पर उसने कभी पुलिस को सच नहीं बताया। कमला की आत्मा अब जवाब मांग रही थी। रणदीप, तू ही था रघु, और अब यही आत्मा तुझे ढूंढ रही है। कैलाश, रघु, मैं जानता हूं, इसलिए मैं यहां से नहीं बच सकता। वॉकी टॉकी फिर से चालू हुआ। रघु, तूने वादा किया था शादी का। तूने वादा किया था कभी धोखा नहीं देगा। कमला की आत्मा अब रघु को लेने आई थी। रणदीप और विवेक ने कमला की आत्मा से पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, क्या हम कुछ कर सकते हैं? कमला की आत्मा धीरे से बोली, मुझे जलाया गया, मेरी अस्थियां इसी जंगल में दबी है, मुझे शांति चाहिए, बस उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो। रणदीप, हम करेंगे। कमला, पर रघु को माफ कर सकती हो क्या? आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हवा तेज चलने लगी। अस्थिया कहाँ है? कमला ने जंगल के एक पुराने पीपल की ओर इशारा किया। वही, उसी के नीचे मेरी हड्डियां दबी है। रणदीप और विवेक ने टॉर्च और फावड़ा निकाला जो वे ट्रक में रखते थे, और खुदाई शुरू कर दी। बारिश, बिजली और अंधेरा, और हर खुदाई की आवाज पर एक चीख। तभी एक टूटी हुई गुड़िया मिली, फिर कुछ हड्डियां, और फिर एक अधजली चूड़िया। विवेक आंखें मूंद कर, हे ईश्वर, इस आत्मा को शांति दो। पर सुबह अब भी दूर थी। कमला की आत्मा धीरे से सामने आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। उसने कहा, रघु को साथ ले जाऊंगी, बाकी 2 बचे जा सकते हैं। रघु खुद सामने आया और बोला, मुझे माफ करना, अब बस सजा का वक्त है। वो उसके पास गया, और जैसे ही कमला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, दोनों हवा में विलीन हो गए। सुकून शायद पहली बार थी। अब अचानक बारिश बंद हो गई। घड़ी 3:03 पर चलने लगी। पहली बार घड़ी आगे बढ़ी थी। रणदीप और विवेक अस्थिया लेकर ट्रक में बैठे। अब उन्हें हरिद्वार पहुंचना था, कमला को आखिरी विदाई देने। सुबह की पहली किरण अभी दूर थी, लेकिन जंगल के बीच वो भयानक रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन और महेश अब ठान चुके थे कि वे उस आत्मा को शांति दिलाकर ही मानेंगे। लाला वही जमीन पर बैठा था, गुमसुम। उसकी आंखें शून्य पर टिकी हुई थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, जैसे आत्मा की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। लाला बोला, कमला खाली हाथ नहीं जाएगी अर्जुन, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। उसकी आवाज डरी हुई नहीं, बल्कि थकी हुई लग रही थी। वो मान चुका था कि उसका अंत पास है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू चिंता मत कर लाला, हम उस आत्मा को मुक्त कर देंगे। तू हमारे साथ ही वापस चलेगा। नहीं, लाला ने धीरे से कहा, मैं उस रात उस ट्रक का हिस्सा था। मैं उसे बचा सकता था, पर मैंने उससे मुंह फेर लिया।
मैंने देखा था सब कुछ, मगर मैं डर गया, भाग गया। ये सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। इतना कहते ही लाला की आंखें भर आई। अर्जुन और महेश दोनों चौंक उठे। यही वो पल था जब उन्होंने समझा उस रात का तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि लाला ही था। वही रघु, वही जिसने कभी पुलिस को सच्चाई नहीं बताई और कमला की आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दिया। महेश कुछ पल चुप रहा और बोला, इसलिए वो तुझे बार बार पुकार रही है। वो तुझसे बदला नहीं, जवाब चाहती है। अर्जुन और महेश फिर से आत्मा के बताए उस पेड़ की ओर बढ़े। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन ठंड और अंधेरे में कोई कमी नहीं थी। दोनों हाथ में फावड़ा और टॉर्च लिए पेड़ की जड़ें खोदने लगे। हर झोंके में हवा जैसे चीख रही थी। हर बार बिजली चमकती तो लगता जैसे कोई साया पेड़ों के बीच से उन्हें देख रहा हो। करीब 20 मिनट बाद उन्हें कुछ सड़ी गली हड्डियां दिखी। एक एक करके उन्होंने उन अस्थियों को बाहर निकाला। एक पुरानी आधी जली गुड़िया भी वहीं पड़ी थी। महेश ने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, इसे शांति देना, अर्जुन ने बुदबुदाया। उन्होंने सफेद कपड़े में अस्थियां और गुड़िया को बांधा और वापसी के लिए चल दिए। जब वे ट्रकों के पास पहुंचे तो लाला और उसका ट्रक दोनों गायब थे। न कोई टायर के निशान, न इंजन की आवाज, जैसे वो कभी था ही नहीं। शायद वो अपना फैसला खुद कर चुका था। अर्जुन ने कहा। महेश ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद ली। अब वे हरिद्वार की ओर निकल पड़े। रास्ते में बारिश धीरे धीरे थमती गई। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें रास्ता दे रहा हो। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ी, महेश और अर्जुन हरिद्वार पहुंच गए। गंगा किनारे खड़े होकर उन्होंने अस्थियों को श्रद्धा से प्रवाहित किया। पानी में हल्की लहरें उठी, हवाएं शांत हो गई और तभी कहीं बहुत दूर से एक स्त्री की मुस्कुराती हुई आवाज आई, अब मैं जा रही हूं। कमला की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। हरिद्वार में गंगा की लहरों में बहाई गई अस्थियों के साथ कमला की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अर्जुन और महेश ने अपना कर्तव्य पूरा किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि कहानी खत्म नहीं हुई थी। कमला को तो मुक्ति मिल गई थी, पर रघु यानी लाला कहीं खो गया था और उसकी कहानी अब अंधेरे में चल रही थी। हरिद्वार से लौटने के बाद अर्जुन ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने गंगा किनारे ही एक छोटा सा आश्रम बना लिया और साधु जैसा जीवन बिताने लगा। महेश ने घर लौटने के बाद कई महीनों तक कोई काम नहीं किया। उसका मन बार बार उस रात की घटनाओं में खो जाता था। वो हर रात डरावने सपने देखता, जलती हुई साड़ी, टूटी गुड़िया और वो चेहरा जो आधा जला था, मगर आंखें अब भी इंसाफ मांगती थी। कुछ महीनों बाद महेश ने एक किताब लिखनी शुरू की। नाम रखा बरसात की रात, एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी। ये वही कहानी थी, लेकिन लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। सबने कहा यह सब तो फिल्मों में होता है, लेकिन महेश जानता था ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक आत्मा की पुकार थी। अब लौटते हैं उसी जंगल की ओर। मानसून एक बार फिर लौट आया था। बादल फिर पहाड़ियों पर छा चुके थे। बिजली फिर से रात को चीर रही थी और उसी वीरान जंगल की एक सड़क पर एक पुराना ट्रक खड़ा था, रघु ट्रांसपोर्ट। वो ट्रक अब भी वही था, जंग खाया, टूटी खिड़की और एक साइलेंट रेडियो सिस्टम के साथ। लेकिन बारिश की पहली रात वही ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज जंगल में गूंजी, रेडियो ऑन हुआ और उसमें एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताए। ट्रक चला, मगर ड्राइवर कोई नहीं था। हेडलाइट जली और ट्रक धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ा जहां से सालों पहले वो हादसा हुआ था। कहते हैं जब कोई आत्मा अधूरी रह जाती है तो वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, और लाला की आत्मा उस जंगल में उसी ट्रक के साथ बंध गई थी। हर बरसात की पहली रात उस ट्रक को चलती देखना अब आम बात थी। पास के गांव में रहने वाले बूढ़े मिस्त्री सुरेश काका कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है वो ट्रक चल रहा था, मगर उसमें कोई नहीं था और फिर वो एकदम हवा में गुम हो गया। कुछ युवकों ने दावा किया कि उन्होंने उस ट्रक के रेडियो से किसी औरत की आवाज सुनी है। एक बच्चा जो जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने कहा, माँ, वो ट्रक में कोई चिल्ला रहा था, बोल रहा था, माफ कर दो,
किताब के लॉन्च पर जब महेश से पूछा गया क्या ये कहानी सच है, तो महेश ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, अगर झूठ होती तो मैं रात में चैन से सो पाता। अब भी जब बारिश होती है, महेश गीली खिड़की से बाहर देखता है और कानों में गूंजती है वही आवाज, मुझे छोड़कर क्यों गए रघु। उधर अर्जुन का जीवन शांत हो चुका है। वो रोज गंगा किनारे दिया जलाता है और मन ही मन कमला के लिए प्रार्थना करता है। पर कभी कभी उसकी आंखें दूर कहीं ट्रक की हेडलाइट्स खोजती है, जैसे अब भी किसी और को मुक्ति की जरूरत हो। रघु की आत्मा अब पूरी तरह गायब नहीं हुई। कहते हैं कि वो ट्रक अब एक चेतावनी है, हर उस इंसान के लिए जिसने किसी मासूम के साथ अन्याय किया है। वो ट्रक हर साल उसी मोड़ पर लौटता है, रेडियो ऑन होता है, गाना चलता है और फिर एक औरत की हंसी हवा में